जब मर्ज होता है तो आपका पैसा नहीं डूबता है, बस आपका पासबुक बदल जाता है। जैसे सेंट्रल बैंक का था, मर्ज हो जाएगा किसी दूसरे बैंक में, एसबीआई में, तो कल से आपका सारा बैंक का पासबुक बुलाएगा मैनेजर, आपको किसका थमा देगा? एसबीआई का। पैसा उतने रहेगा, बस क्या चेंज कर देगा? पासबुक चेंज कर देगा। ठीक है, तो राष्ट्रीयकृत बैंक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना राष्ट्रीयकृत बैंकों में? आपको बैंक फर्स्ट पेज पर पूरी बैंकों की एक लिस्ट दी हो गई है। बैंक में एक होता है नॉन शेड्यूल, एक होता है शेड्यूल बैंक है ना पूरा। तो पहला कौन सा बैंक था आपका? नॉन शेड्यूल। इससे सिवा कोनो काम का बैंक नहीं होता है, नॉन शेड्यूल। और बड़े बैंक कौन होते हैं? शेड्यूल बैंक। अब पहला कौन होता है? नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक बहुत ही छोटे होते हैं। ये 3 राज्य में ही, मतलब ये 4 जिले में फैले, राज्य नहीं, मतलब बहुत कम जिला तक में भी क्या होता है फैले रहते हैं यहाँ पर बहुत। जैसे बिहार में एक भी नहीं है, बिहार में नॉन शेड्यूल बैंक एक भी नहीं है, तो बिहार लिख के क्या कर दिया है? काट दिया है। बिहार में एक भी नॉन शेड्यूल बैंक नहीं है। ये कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, वहां पे ये इतने छोटे बैंक होते हैं कि इनकी शाखा केवल 4 जिले में खुल सकती है। इतने छोटे बैंक की केवल इनकी शाखा कितने जिलों में? 4। जबकि अगर आप अंडमान निकोबार में भी जाइएगा तो एसबीआई, सेंट्रल बैंक, आईसीआईसीआई ये सब मिल जाएंगे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिल जाएंगे। लेकिन नॉन शेड्यूल बैंक का शर्त ही है कि आप 4 जिले से ज्यादा आगे नहीं बढ़। आप बताओ कोनो काम का बैंक है ये? नहीं है, लेकिन चल रहा है। तो आरबीआई ने कहा कि चल तुम भी चला ले। इतना बड़का बड़का को देख लिए हम, एसबीआई को जेल ले गए, पीएनबी में ऐसा घोटाला मारा नीरव मोदी, ओकरा जेल ले गए। अभी अडानी का लोन राइट ऑफ कर दिया गया। राइट ऑफ मतलब होता है चलो ठीक है हम छोड़िए दिए एक तरह से, हम अब ध्यान नहीं देंगे इधर पे। तो बढ़िया बढ़िया लोग का तो तुमको भी जेल ले जाएंगे। तो नॉन शेड्यूल बैंक कितने जिले में होते हैं? क्या ऐसा एक भी बैंक यूपी में है? नहीं। बिहार में है? नहीं। बस कहाँ है? साउथ में। हम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटक में है, एक आध ठो महाराष्ट्र में है। इतने छोटे बैंक इसको पढ़िएगा कौन चीज? नदी के नाम पे बैंक रख देगा। कोनो नदी के घाट पे होगा ना, नदियां 3-4 जिला में जा रही है तो का नाम रख देगा, नदी के नाम पे बैंक का नाम। ये बैंक किसी काम लायक नहीं है। जितने बड़े बैंक है वो किस में आते हैं? शेड्यूल बैंक। किस में आएंगे? किस बैंक में आएंगे? शेड्यूल बैंक में आएंगे। किस में आएंगे? शेड्यूल बैंक में। जितना बड़ा बैंक देख रहे हैं कौन सा आएगा? शेड्यूल बैंक में आता है। सबसे अमीर लोगों का पैसा राइट ऑफ क्यों हो जाता है? अमीर लोगों का कई सारे पॉलिटिकल अप्रोच रहते हैं। ठीक है, जो चुनाव में आपको हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं किसी भी पार्टी का, अब वो हेलीकॉप्टर का पैसा कहीं ना कहीं से मैनेज होगा कि नहीं होगा? रियलिटी ये है कि भारत में जो भी बैंक डूब रहे हैं या कंपनियां डूब रही हैं या देश डूब रहा है, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि नेताओं का कम स्ट्रेटेजिक रूप से पढ़ा होना। वो जितना पैसा चुनाव में खर्च करते हैं, अगर उसका आधा भी विकास में खर्च करे ना तो उनको अगली बार चुनाव में घूमने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही जीत जाएगा। समझ में क्या? सबसे बीमारू राज्य कहा जाता है उड़ीसा, सर्वाधिक चक्रवात उड़ीसा, कच्ची सड़कें उड़ीसा, सब कुछ सड़कें कहाँ है? उड़ीसा। वहां नवीन पटनायक 4 बार से जीत रहे हैं। कुछ ना कुछ वहां के लोगों को पसंद होगा। अब हम लोग उड़ीसा गए नहीं जो वहां पे, मतलब अब आप जाइएगा भी तो एक आध दिन घूमने के लिए, तो कौन सी वहां का माहौल समझ जाइएगा। कोनो एक दिन के लिए बिहार आएगा तो क्या समझ जाएगा? कुछ खास नहीं समझ पाएगा। तो इस वजह से राइट ऑफ करना पड़ता है बड़े बड़े आदमी के बैंकों को। आगे देखिए यहाँ पर, ये जगह हो गया कौन सा बैंक? शेड्यूल बैंक। कौन सा बैंक? शेड्यूल। शेड्यूल बैंक को हम लोग वापस से 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है आपका कॉमर्शियल बैंक और दूसरा होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक काफी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और कॉमर्शियल बैंक का पावर बहुत बड़ा होता है। कॉमर्शियल बैंक। कौन सा बैंक? कॉमर्शियल बैंक। और एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक ये बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। ये बेसिकली गांव के लोगों के लिए होता है कोऑपरेटिव बैंक। जैसे बिया खरीदने के लिए पैसा चाहिए, 4000 का लोन ये दे देगा, 4000 का लोन दे देगा, 1000 का लोन चाहिए ये दे देगा। तो ये होता है कोऑपरेटिव बैंक। बहुत ही छोटे बैंक होते हैं कोऑपरेटिव बैंक, यानी ये शेड्यूल बैंक में सबसे छोटे कौन होते हैं? कोऑपरेटिव। ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक बंद हो रहे हैं।
इनमें बहुत ज्यादा वर्किंग नहीं। नेशनलाइज बैंक ससुरा 20 से घट के 12 हो गया है। तो कोऑपरेटिव को कौन पूछ रहा है? बड़ बड़ हाथी डूबल जाए और गधा पूछे कितना पानी, ससुरा बड़का बड़का बैंक चल गया यहाँ पर। कोऑपरेटिव में कौन पूछ रहा है यहाँ पर? आप लोग कभी कोऑपरेटिव बैंक अपने ब्लॉक सेक्टर में देखे हैं कि नहीं देखे? उसमें बच्चे ज्यादातर में वर्किंग उतना नहीं होता, लेकिन किसानों के लिए क्या था? कोऑपरेटिव। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक का जगह लेते गया आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। आरआरबी जो था ना, कोऑपरेटिव बैंकों का क्या लेते गया? जगह लेता गया, जिस वजह से कोऑपरेटिव कमजोर पड़ गया। कोऑपरेटिव दो लोगों के लिए था, एक अर्बन सोसाइटी के लिए था, अर्बन के लिए, और एक था रूरल के लिए। किसके लिए? रूरल के लिए। तो गांव के आदमी खेती उती के लिए ले सकता है, शहर का आदमी थोड़ा बहुत रोजगार दुकान इस सब के लिए क्या कर सकता था? ले सकता था। जबकि कोऑपरेटिव बैंकों की जबकि कोऑपरेटिव जो बैंक होते हैं उनका जो स्थान किसने ले लिया? रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक। आप लोग के घर में भी होगा ग्रामीण बैंक, आप जहां भी रहेंगे एक तो ग्रामीण बैंक होगा। तो कॉमर्शियल बैंक को अगर हम देखते हैं तो कॉमर्शियल बैंक ही पूरे देश का काम धाम करती है। अगर कहेगा कि भारत की बैंकिंग सेक्टर का मुख्य रूप से कौन सा है, शेड्यूल की नॉन शेड्यूल? हाँ, शेड्यूल। कॉमर्शियल की कोऑपरेटिव? कॉमर्शियल ही हमारी बैंकिंग सिस्टम का क्या है? रीढ़ है। हमारी बैंकिंग सिस्टम का क्या है? रीढ़ है। इसमें कुछ बैंक आते हैं फॉरेन बैंक। कौन सा बैंक? फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक विदेशी बैंक होते हैं। अभी विदेशी बैंक जैसे आपका बैंक ऑफ इंग्लैंड है, बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, कनाडा का बैंक है, पाकिस्तान का बैंक है। तो भारत में कई सारे क्या है? बैंक है, विदेशी बैंक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम विदेशी बैंक में भी पैसा रख सकते हैं। अब जाके आप अपना छात्रवृत्ति के स्कॉलरशिप का खाता अब बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में खुलवाइए, मुंबई में भगा देगा वहीं से। कहेगा 1 करोड़ रुपया है तो आओ यहाँ पे, वरना तुम्हारे लिए ये कोऑपरेटिव बैंक है, जाओ यहाँ। समझ में आ गया कि नहीं? ना तो भेज देगा कहीं नॉन शेड्यूल में और वो चौपट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? फॉरेन बैंक जो होते हैं ये इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। पता चला लगभग इनकी संख्या 40-42 है। तो अलग अलग बैंक है, इसमें नॉर्मल इंसान का खाता नहीं खुलता। इसमें ज्यादातर वही लोग खाता खुलाते हैं जो इंटरनेशनल व्यापार करते हैं। जैसे भारत से किसी का व्यापार दुबई में होगा तो एक अकाउंट वो इंडिया की किसी बैंक में रख लेगा और इंडिया में ही एक बैंक ऑफ दुबई में खोल देगा। क्योंकि अगर दुबई में किसी को पैसा भेजना है तो इंडिया के बैंक के थ्रू दुबई में भेजेगा तो 2 दिन का टाइम लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और दुबई के बैंक के थ्रू दुबई में भेजेगा, फटाक से पहुंच जाएगा। तो ज्यादातर व्यापारी जो होते हैं वो किसका बैंक का प्रयोग करते हैं? फॉरेन। बट ये किसके अंडर में काम करते हैं? इंडिया में, आरबीआई के। कोई भी बैंक है इंडिया में काम करना है तो किसके अंडर में? आरबीआई। इसको आरबीआई नहीं झेलता है, इसको डिपार्टमेंट को सौंप देता है, झेलो ये सबको, 3-4 को ये सब। उतना तो आरबीआई के उतना पैसा आरबीआई वैल्यू नहीं देता है। तो पहला कौन सा हो गया? फॉरेन बैंक। दूसरा हो जाता है एक प्राइवेट बैंक। कौन सा बैंक? प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक तो भारत में ना 3 ठो ऐसे प्राइवेट बैंक है जो डोमिनेट करते हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। ये 3 ऐसे प्राइवेट है जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं? डोमिनेट करते हैं। हालांकि बैंक अगर पढ़ने चलिएगा तो सोचो सारा बैंक के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो डोमिनेटिंग है, जिनका मेन मार्केट कैप्चर है, सबसे ज्यादा ग्राहक मिलेंगे अगर प्राइवेट में तो ज्यादातर आपको मिलेंगे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, यही सबके मिलेंगे, एचडीएफसी और एक्सिस बैंक आपको इसी सब के मिलेंगे। इन सब की स्थापना 1994 में, देखिए मटेरियल में लिखा होगा, कब हुआ था? 1994 में। लिखा है? नहीं लिखा है? अरे नहीं लिखा होगा तो इधर समझो, लिखा होगा। चलो इधर देखो, लिखा है, पढ़ने जाइएगा उसमें पढ़िएगा तो समझ में आएगा। देखिए ऐसा 94 में क्यों हुआ? 1992 में सबसे पहले हम लोगों ने क्या लाया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी। तो प्राइवेटाइजेशन कब आया? 92 में। तो कौन चीज सोच रहे हैं? आते के साथ बैंक खोल दीजिए। बैंक खोलना इतना इजी होता है, 2-3 साल तो ट्रेनिंग देने में लग जाएगा, कहाँ कैसे करना है ये सब चीजें। तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब की स्थापना कब हुई थी? 1994। आईसीआईसीआई बैंक इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव जो है इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एचडीएफसी का होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक्सिस का तो फुल फॉर्म है क्या है? एक्सिस बैंक है। तो ये बैंक है, ये इंडस्ट्रियल के लिए ज्यादातर हेल्प करती है। कौन? एचडीआईसी हाउसिंग के लिए बनाई गई थी।
हालांकि नाम है हाउसिंग, काम सब करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्सिस बैंक ये क्या करता है भाई? एक्सिस बैंक ग्राहकों को सुविधा देने में सबसे आगे कौन है? एक्सिस। आप देखिएगा कहीं शॉपिंग कार्ड अगर सबसे पहले कोनो कंपनी का आएगा तो सबसे पहले किसका? एक्सिस। कुछ दिन में फोचका वाले को भी दे देगा, गुपचुप वाले को, लीजिए स्वाइप कर दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? और जिस हिसाब से डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, आने वाले 40-50 साल में 2050 तक में भीख मांगने वाले भी पीओएस मशीन लेके घूमेंगे। अभी भी देखेंगे कुछ कुछ था लेके घूम रहा था, हालांकि वो भी ठीक है भाई, उनका भी डेवलप हो रहा है। तो पीओएस स्विच से अच्छा क्यूआर कोड लेके घूमते, फोन पे का, यूपीआई का क्या लेके घूमते? क्यूआर लो भाई, गला में लटका लेता वहां पर क्यूआर कोड। देखिए भीख देने में ना उनको ठीक लगता है जो बेचारे रियल में उस लायक कुछ नहीं कर पाते। कुछ ऐसे अपाहिज होते हैं जो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कुछ कुछ ऐसा भी हट्टा कट्टा मिल जाता है, गुस्सा लगता है। समझ में आई नहीं? कामचोर होता है ऐसा आदमी, गुस्सा लगता है उसके ऊपर। डाकघर को क्या लिए इसमें रखेंगे? डाक बैंकिंग को क्यों मिला रहे हैं भाई? डाकघर बैंकिंग में आएगा ही नहीं, उसका डिपार्टमेंट ही अलग है। बढ़िए, डाकघर को इसमें काय लिए डाल रहा है? कर ऐसा डाकघर 3-4 जिला में फैलल रहता है। बैंक जहां नहीं है वहां भी पोस्ट ऑफिस है। समझ में नहीं आ गया? पोस्ट ऑफिस बैंक से ज्यादा है, मतलब ब्रांचेज कम है बट गांव गांव तक पहुंचा हुआ है। इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, कौन सा हो गया? एचडीएफसी, एक्सिस। हालांकि एक्सिस का पुराना नाम जो था वो यूटीआई बैंक था। क्या नाम था? यूटीआई। बट यूटीआई में बहुत सारा बवाल हुआ, कुछ घोटाले हुए, ये वो हो गया, तो 2007 में यूटीआई का नाम बदल के क्या हो गया? एक्सिस हो गया। यूटीआई के नाम बदल के क्या हो गया? एक्सिस हो गया यहाँ पर। तो ये सब कैसे बैंक है? प्राइवेट बैंक है। कैसे बैंक है? प्राइवेट बैंक। कैसे बैंक? प्राइवेट। एक होता है रूरल, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। नाम से स्पष्ट है कि ये पूरे भारत में नहीं होगा, रीजनल एरिया में होगा। समझ में आ गया कि नहीं? रूरल तो अगला शब्द ना है, पहला शब्द है रीजनल, क्षेत्रीय। यह पूरे इंडिया में नहीं होगा, किसी खास एरिया में ही होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो पहला तो एक क्षेत्रीय होगा, किसी खास एरिया में काम करेगा। दूसरा ये केवल ग्रामीण क्षेत्र वाले में होगा। और दूसरा तीसरा के बैंक है यहाँ पर। जैसे आप देखिएगा जो मगध के एरिया के होंगे साउथ में, वहां मिलेगा दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, साउथ बिहार आरआरबी, है कि नहीं है? आप दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को आप महाराष्ट्र में खोजिएगा, नहीं मिलेगा। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को बगले में यूपी में खोलिएगा, नहीं मिलेगा। सब छोड़िए, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक को मुजफ्फरपुर जाके खोजिएगा, बिहार के उत्तरी भाग में नहीं मिलेगा। या ये किधर है? दक्षिणी बिहार में। मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मिल जाएगा। समझ में गया कि नहीं? उसमें क्या मिल जाएगा? उत्तर बिहार ग्रामीण। तो आप देखिए एक छोटा सा बिहार है, इसमें भी अगर ग्रामीण बैंक देखिएगा तो नीचे में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक, ऊपर में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। लेकिन अगर वही देखिएगा, अगर यहाँ एसबीआई है तो अंडमान निकोबार में भी एसबीआई होगा, है कि नहीं? यहाँ पे अगर नीचे में आईसीआईसीआई है तो पूरे भारत में आईसीआईसीआई होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन आरआरबी किसी खास एरिया में होता है, नाम से ही स्पष्ट है, रीजनल है, किसी खास रीजन में ही होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मी बैंक, एनबीएफसी भी बहुत ज्यादा खुल गया सब, एनबीएफसी वगैरह, वो आगे पढ़ना है आपको एनबीएफसी वगैरह के बारे में। देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये समझ में आ गया? तो ग्रामीण बैंक पूरे भारत में काम करते हैं या फिर किसी खास एरिया में? है तो ये पूरे भारत में, लेकिन हर जगह अलग अलग नाम से। अब इसमें कोई गोरखपुर के आसपास का है, वहां होगा पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, क्योंकि वो पूर्वांचल के एरिया का पूर्वांचल ग्रामीण बैंक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हर एरिया में अलग अलग है। विदर्भ ग्रामीण बैंक महाराष्ट्र के क्षेत्र में चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अलग अलग एरिया में ये काम करता है आरआरबी। ये किसका जगह ले लिया? तो कोऑपरेटिव बैंक का। किसका जगह ले लिया? कोऑपरेटिव बैंक में पैसा भेजना लाना काफी टफ काम था, चैलेंजिंग काम था, उसका उतना वर्किंग भी तेज नहीं था, तो उसका जगह कौन ले लिया? आरआरबी। इसकी स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, ग्रामीण क्षेत्र में 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर क्यों चुना गया? क्योंकि महात्मा गांधी का जन्म था, और महात्मा गांधी गांव के सबसे ज्यादा क्या थे? पक्षधर थे। गांव के सबसे ज्यादा क्या थे? पक्षधर थे। वो गांव को विकास करना चाहते थे, और हकीकत भी यही है। देश कब तभी आगे बढ़ेगा जब स्मार्ट गांव बनेंगे। क्या बनेगा? स्मार्ट गांव। लेकिन मोदी जी को समझाए कौन? वो स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में लगे।
सिटी में कहाँ के लोग जाते हैं? गांव के। तो आप स्मार्ट सिटी बनाए रहिए, आप बिना स्मार्ट आदमी गांव से पहुंच जाएगा, होते रह गया स्मार्ट। आपको क्या बनाने की जरूरत है? स्मार्ट गांव बनाने की जरूरत है। ये जहां जाएंगे उस शहर को क्या बना देंगे? स्मार्ट सिटी। नहीं समझ में आ गया? अब देखो पिछवा को पड़ोसी वाला है, क्या कर रहा है, आगे देखें। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो बताइए, आरआरबी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय है? 2 अक्टूबर 1975। किसके लिए बनाया गया था? ग्रामीण क्षेत्र। हाँ, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र के लिए। आरआरबी जो बैंक है ये धीरे बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, बहुत संख्या में। हर जिसको देखो वो क्या है कि आरआरबी बनाने लगा था, हर स्टेट गवर्नमेंट बनाने लगी थी। तो केलकर समिति के सिफारिश पर कहा गया कि जितने आरआरबी बन गए 1996 तक 97 तक, ठीक है, उसके बाद आरआरबी की केवल ब्रांचेज खोले जाएंगे, नया बैंक नहीं खोला जाएगा। जैसे आईसीआईसीआई और एचडीएफसी दोनों अलग बैंक है, हालांकि ब्रांचेज से कोई मतलब नहीं होता, सुविधा के हिसाब से ब्रांच बढ़ा सकते हैं। तो किस समिति की सिफारिश पर आरबीआई की संख्या? केलकर समिति। किसके सिफारिश पर? केलकर। आरआरबी जो बैंक है इसमें 50% जो पैसा होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। 35% पैसा जो होता है वो किसी न किसी प्रवर्तक बैंक का होता है, प्रवर्तक बैंक का होता है। और 15% पैसा जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का। सेंट्रल बैंक समझ में आ रहा है आपको? स्टेट बैंक समझ में आ गया। प्रवर्तक बैंक क्या होता है? आरआरबी खुद से काम नहीं कर पाती है, क्योंकि आरआरबी काफी छोटी लेवल की चीज है। उसको अपना खुद का आईएफएससी कोड देना, खुद का चेक चीजों को बैलेंस करना, चेक को मेंटेन करना, सीबीएस के थ्रू इस बैंक का चेक दूसरे बैंक से पैसा निकाल देना, काफी कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। इस वजह से वो अपने से मैनेज नहीं कर पाती है। तो आरआरबी जब बना था तो उसी में ये बात कह दिया गया था कि इसको कोई ना कोई एक सहायक बैंक के साथ क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो उसी लिए जो सहायक बैंक इसका हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तक बैंक। उसका योगदान कितना परसेंट होता है? 35%। और स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा योगदान। कोई भी अगर आप ग्रामीण बैंक देखिएगा तो उसके साथ कोई ना कोई एक बड़ा सा बैंक क्या रहेगा? एफिलिएटेड रहेगा। क्या रहेगा? एफिलिएटेड। जैसे देखेंगे साउथ बिहार कॉर्पोरेशन नहीं है, ग्रामीण बैंक, ये रहा। इसका एटीएम कार्ड देखिएगा ना तो उस पर इसके सहायक बैंक का नाम लिखा रहता है। अगर आप किसी भी ग्रामीण बैंक के एटीएम कार्ड को अगर देखेंगे तो उसके साथ किसी ना किसी, जैसे देखिए ये हम एक किसी बैंक का हम ले लेते हैं, इस ससुरा खुल ना रे तुम। ये हम ले लिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का एटीएम। किसका है ये? उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का हमने ले लिया एटीएम। अब हम आपको इसको दिखाते हैं, देखिए मैप में चला गया डेस्कटॉप पर। आप लोग कंप्यूटर नॉलेज रखे रहिए, बहुत बड़का वैकेंसी आया है कंप्यूटर का। नोट कहीं दिख रहा है मैप फोल्डर? ये रहा। ये है आपका एटीएम कार्ड। समझ में गया? एक है एटीएम कार्ड। बताइए बाबू, ये ग्रामीण बैंक का एटीएम है, यहाँ स्पष्ट लिखा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, अंग्रेजी में भी लिखा है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। यानी ये क्या है? रीजनल रूरल बैंक है। ये किस एरिया में काम करेगा? उत्तर बिहार में, यानी ये क्षेत्रीय बैंक है। इस पर बताइए 50% हिस्सेदारी किसकी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। 35% हिस्सेदारी प्रवर्तक बैंक की होगी और 15% हिस्सेदारी बिहार सरकार की है। यानी इसके टोटल प्रॉफिट का 50% कौन ले जाएगा?
चलिए अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पर, ये जो यहाँ देखिए, इसके साथ आप देखिएगा तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है, तो इसमें देख रहे हैं सेंट्रल बैंक लिखा है। क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक। क्या लिखा है? सेंट्रल बैंक। किसी को दिक्कत? यानी इसका प्रवर्तक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसका प्रवर्तक बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। किसी को दिक्कत नहीं ना? और अगर वही आप उत्तर बिहार, ये साउथ बिहार का, साउथ बिहार का देखिए, ये देखिए ये है आपका दक्षिण बिहार का। दक्षिण बिहार वाला पंजाब बैंक के साथ है। दक्षिण बिहार वाला किसके साथ है? पंजाब बैंक के साथ है। उसका पंजाब नेशनल बैंक है। तो सबका अलग अलग होता है। जैसे यहाँ लिखा, ये कौन सा बैंक है भाई? अरे नहीं है, पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक केवल बिहार में थोड़ी होगा, पूरे ऑल ओवर कहाँ होगा? इंडिया में है। आगे बढ़े, देखिए ये एटीएम कार्ड किसका है? पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक लिखा है यहाँ पर, बंगाली भाषा में लिख दिया, समझ में नहीं आ रहा है, ऊपर बंगाली है। पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक, यानी ये भी क्या है? आरआरबी। इसमें भी 50% हिस्सेदारी सेंट्रल, 35% प्रवर्तक बैंक। इसका प्रवर्तक बैंक कौन है? यूको। इसका प्रवर्तक कौन है? आगे बढ़े, यूको बैंक का है। क्या? यूको बैंक का। उसी तरह अगर साउथ बिहार का देखेंगे तो कौन सा है? पंजाब नेशनल। पूर्वांचल बैंक का देखेंगे एसबीआई है। पूर्वांचल बैंक का क्या है? एसबीआई। बस आपको समझने के लिए बता दिया, एक और को बैंक खोज खोज के थोड़े बताएंगे आपको। सबसे ज्यादा आरआरबी की संख्या वही होगी जहां जनसंख्या ज्यादा होगी, उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक आरआरबी उत्तर प्रदेश में है। गोवा और सिक्किम में एक भी आरआरबी नहीं है। गोवा और सिक्किम में आरआरबी है। किस समिति के सिफारिश पर आरआरबी की समिति? खेलकर समिति के सिफारिश पर किया गया। आरआरबी में कितना प्रतिशत योगदान प्रवर्तक बैंक का होता है? कितना प्रतिशत योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है? पूरा क्वेश्चन सुना करो लोग, बीच में मत कूदा करो। कितने % योगदान प्रवर्तक बैंक का? कितना % योगदान राज्य सरकार का? इसकी स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय योजना। बताइए, आरआरबी होने से सबसे ज्यादा लॉस किस बैंक को हुआ? कोऑपरेटिव बैंक, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक का वर्किंग उतना ज्यादा नहीं है और आरआरबी का वर्किंग ज्यादा है। कोऑपरेटिव में दूसरे स्टेट से पैसा भेज दीजिएगा तो पगला जाएगा, और ये कहाँ गया जी, किससे पैसा आ गया। और आरआरबी वाला पैसा रिसीव कर लेता है, लेकिन अगर इंटरनेशनल पैसा चाहिए तो आरआरबी वाला नहीं निकाल पाता है, काफी मुश्किल हो जाता है। उतना बड़े लेवल के लिए बना भी नहीं था वो। आप लोग को इंटरनेशनल पैसा का काम कौन चाहिए जी? आगे बढ़ जाए, कौन जी कर रहा है? ये हो गया, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए, मिटा दे। आरआरबी भी समझ में आ गया आप लोग को? आरआरबी समझ में आएगा तो बताइए, कॉमर्शियल सबसे ज्यादा भारत में बैंकिंग का लोड किस पर है? कॉमर्शियल बैंक। उसमें पहला कौन आता है? फॉरेन, उसके बाद प्राइवेट। 3 लीडिंग प्राइवेट बैंक कौन कौन से हैं? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस। इन तीनों की स्थापना 1994। 2007 में यूटीआई का नाम बदल के क्या रखा गया? एक्सिस बैंक। आरआरबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में? 5वीं पंचवर्षीय। देखिए, इसमें विदेशी पैसा, इसमें प्राइवेट पैसा, इस ससुरा में खिचड़ी, केकर पैसा लगल है स्टेट गवर्नमेंट का, प्रवर्तक बैंक का और सेंट्रल। फुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है पब्लिक बैंक। कौन सा? पब्लिक सेक्टर। कौन सा बैंक? पब्लिक सेक्टर के बैंक। तो बस पब्लिक सेक्टर लिख देते हैं ना। पब्लिक से फुल टू, इसमें किसका पैसा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। फुल टू सेंट्रल गवर्नमेंट। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? पब्लिक सेक्टर में सबसे पहला आता है एसबीआई। बता सकते हैं स्थापना 1955। 21 तो इंपीरियल बैंक था। 1921 में तो इंपीरियल बैंक ना बना था, वो एसबीआई तो नाम नहीं था। हालांकि उससे पुराना इतिहास देखिएगा तो आप बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ कलकत्ता, इन तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक। इंपीरियल एसबीआई का पुराना नाम
इंपीरियल की स्थापना 1921। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1955। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1900। ये कौन सा बैंक है? पब्लिक सेक्टर का। दूसरा पब्लिक सेक्टर का आईडीबीआई बैंक 1964। देखिए इस बैंक की उसमें लिख लीजिएगा 1964। फ्रंट पेज पे ही लिखा हुआ है आईडीबीआई बैंक। जो स्ट्रक्चर ये बनाया होगा ना, उसमें बस आपको क्या जोड़ देना, आईडीबीआई के आगे बस क्या जोड़ दीजिएगा 1964। इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये आरबीआई की एक सहायक बैंक के रूप में काम करता था पहले। इसका मेन काम क्या था? आरबीआई की सहायक बैंक के रूप में काम करता था। तो कहेगा कि आरबीआई की सहायक के रूप में काम किसने किया था? हाँ, आईडीबीआई। किसने किया था? बाद में इसे आरबीआई से हटा के किसमें भेज दिया गया? शेयर बाजार में। अब इस शेयर बाजार के काम का मेनली देख रेख कौन बैंक करता है? आईडीबीआई। पहले ये किसके सहायक के रूप में काम किया? इन सारे काम को इससे चौपट कर दिया, इसलिए मतलब कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तो अभी एक सिंपल बैंक की तरह काम करता है। समझ में आ गया? जैसे सारे बैंक है वैसे कौन बैंक है? आईडीबीआई। आईडीबीआई के ब्रांचेज वगैरह भी आप लोग देखे ही होंगे, ज्यादातर ये बड़े शहर में ही होते हैं। आगे बढ़ जाए तो एसबीआई की स्थापना 1900, आईडीबीआई 1900। इसके बाद आता है नेशनलाइज बैंक। नेशनलाइज बैंक मतलब राष्ट्रीयकृत बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक। इसकी टोटल वर्तमान संख्या 12। पहले कितना था? 20 से घट के 19 से घट के 18 से 17, ऐसे घटते घटते कितना हो गया? 12। अब इसमें हम डेट कैसे लिख दें? अब बताओ इसमें कैसे डेट लिख देंगे? 12 को बैंक है, सबका अलग अलग ना डेट होगा। ये सब सोच रही है सबकी डेट इसमें नहीं लिखे, 12 लिख दिए इसमें। ऐसे सोच रही थी लोग 1240 वगैरह लिख दे, डेट टाइप का लगने लगेगा। समझ में आ गया? कंफ्यूजन में है सबकी। देखिए सर यहाँ डेट लिखे, यहाँ डेट लिखे, यहाँ नहीं लिखे, मिटा ही देते हैं। हाँ, इतना तो समझ ही लेते हूँ। हाँ, इतना समझ लेते, चलिए बढ़िया है। समझ आ रहा है ना सबको? यहाँ डेट का ही नहीं लिखे है। 12 को बैंक है, अलगे अगले। आप बताओ कितना, किसको फुर्सत है भैया पूरा बैंक का डेट याद रखला का? समझ में गया? अब बताइए अगर आप बड़ौदा का याद करेंगे, क्या पता सोचा सेंट्रल बैंक का पूछ दे। हाँ, तो पूरा का पूरा याद करिए। हालांकि आपको लिस्ट दे देंगे, आपको इसमें लिस्ट है कि नहीं पूरे बैंकों को? आए पूरे बैंक है 14 बैंक। इधर कितना है? 6 बैंक का नहीं है, इधर है 6। अब आपको मन करे तो इस सबनी का क्या कीजिएगा? स्थापना का डेट याद रखिएगा, ठीक है? हालांकि इतना सब क्वेश्चन इस टाइप का टीपी उठपटांग आप सवाल में नहीं पूछते। और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, अगर उनको कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा ना तो अपने तो जाएगा, सोचो 10 को और ले जाएगा यहाँ पर। तो मेन बैंक याद रखिएगा। जैसे पंजाब बैंक की स्थापना 1894, एक ये याद रख लीजिएगा। इंपीरियल बैंक 1921, आरबीआई 1934 35, हिल्टन यंग आयोग 34 में था, आरबीआई 1935, एसबीआई 1955, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी 1994। आरबीआई बोल दिए क्या? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और ये प्राइवेट वाला है 1994, आईडीबीआई 1964, प्राइवेट बैंक 1994। वही जो प्राइवेट में यही 3 गो है लिमिटेड, यही याद रखिएगा। बाकी से जो उतना ज्यादा याद रखेंगे दिमाग काम नहीं करेगा। आप लोग याद रखना है तो कर लीजिएगा, हम तो आपको दे ही दिए हैं। नहीं तो कल को हमको नहीं ना कहेगा सब। ऐसा लड़का रहता है जिसका कोई हद नहीं। किसी एग्जाम में एक बार पूछ दिया था कि कौन सी बैंक कब हुई थी। भाई देखिए आप 100% कोई एग्जाम नहीं कैंसिल कर सकते। समझ में आ गया कि नहीं गया? हमसे अगर कोई पूछे कि एक अच्छा टीचर क्या है, कौन है, तो हम बस एक ही चीज जानते हैं, वह इंसान जिसको बखूबी पता है क्या नहीं पढ़ाना है। सबसे बड़ा क्वालिटी उसमें ये होना चाहिए, उसको एकदम बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना है। ये सबसे बड़ा चीज होना चाहिए। आज के समय में यही बहुत बड़ी चीज है। पढ़ने जाइएगा तो किताब कौन था? अशोक राजपथ। कोई बाहर जो बिहार के बाहर के लड़के हैं, कभी अशोक राजपथ पे आइएगा, इतना किताब है ना, कुतुब मीनार कम पड़ेगा, लादना चालू करिएगा तो। और एक किताब बस एक बार, वेराइटीज ऑफ किताब बोल रहे हैं। गांधी मैदान जाइएगा ना, उद्योग भवन के बगल में सेकेंड हैंड किताबों की मंडी लगा रहता है। तो आपको सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए, क्या छोड़ना है ये पता होना चाहिए।
और क्या जितने लड़कों का रिजल्ट होता है ना, वो अनजाने में ये पता कर लेते हैं क्या नहीं पढ़ना है, अनजाने में, जानबूझ के तो को पता नहीं रहता है। तो आप देखते होंगे कई लड़कों का हुआ है 6 महीना, साल 6 महीना नहीं होता, 7 महीना 8 महीना आते हैं, पढ़ते हैं, रिजल्ट हो जाए चला जाता, क्योंकि गलती से वो वही चीज पकड़ लिए जो क्या करना है, पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना है उसको छोड़ दिए। और कई लड़कों को देखिएगा 2015 से बैठल है सर, 2012 से बैठल है, वो किस लिए? क्योंकि उनको यही नहीं पता चल पा रहा है पढ़ना क्या है, नहीं क्या, सब पढ़ेगा वो। और इसका फायदा उठा लेते हैं अनएक्सपीरियंस टीचर, समझ में आ गया कि नहीं? उनको क्या है ना कि लड़कों की भावना, वो देखते हैं उनका किताब मोटा कितना ज्यादा पढ़ाया, अरे यार तुम लोग को पढ़ाना चालू करेगा आदमी तब तो हो गया काम, पढ़ाने का तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर। चलिए अब यहाँ ध्यान से, आईटी, ये प्राइवेट सेक्टर समझ में आ गया, पब्लिक सेक्टर समझ में आ गया। नेशनलाइज बैंक कितना है? अच्छा ये बताइए आईडीबीआई को नेशनलाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि इसकी स्थापना राष्ट्रीयकरण के पहले ही हो गया। आरबीआई को, एसबीआई को क्यों नहीं राष्ट्रीयकृत करते? पहले ही हो गया था। अरे भैया हम नेशनलाइज किसको कहेंगे? या तो वो ससुरा पहला नेशनलाइजेशन के चरण में हुआ हो, या तो वो दूसरा में हुआ, ओकरे नाम कहेंगे, क्योंकि पहले वो कह देंगे। जैसे आप में से जितने का जन्म सन 2000 के बाद हुआ है, तो 2000 का मतलब होता है पहला, ये जो अक्षर होता है ये उस सदी को बताता है जो बीत गया है। तो सन 2000 का मतलब हो गया 20 सदी बीत गई है। तो जिसका जन्म सन 2000 के बाद हुआ वो 21वीं सदी का है, और जिसका सन इधर हुआ वो किस सदी का है? 20वीं सदी का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताओ किसी का जन्म हुआ है इधर, तो काम कैसे कह देंगे 21वीं सदी का है? नहीं ना कह सकते हैं। जैसे हम लोग कौन सदी के? 18वीं, 20वीं सदी के, 19वीं का बोल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 1900 तो आगे देखिए हम लोग क्या चीज, हाँ कई आरआरबी मर्ज हुए हैं, सब नहीं। तो देखिए बैंकिंग सेक्टर पे पता नहीं क्यों गवर्नमेंट एकदम हाथ धो के पड़ी हुई है। कुछ आरआरबी जो है सब, उनको कहना है कि भाई जब आपका आधा काम धाम 35% कौन देख रहा है? प्रवर्तक बैंक देख रहा है। तो प्रवर्तक बैंक कहता है कि बड़ी डिस्टर्ब कर रहा है बैंक, बार बार खुद मैसेज करते रहता है, फंस गया हो गया, एक काम कीजिए उसको हमारे अंडर में कर दीजिए। समझ में गया? अब जैसे मध्य दक्षिण ग्रामीण बिहार बैंक, पंजाब बैंक कह रहा है कि हमको दे दीजिए, उत्तर ग्रामीण बिहार बैंक सेंट्रल बैंक कह रहा है हमको दे दीजिए, बंगाल ग्रामीण बैंक को यूको बैंक कह रहा है हमको दे दीजिए यहाँ पर। तो कुछ दिन में इसको नोच नोच के किस में लेके चल जाएगा सर? किसमें? पब्लिक सेक्टर में लेके चल जाएगा। आपको कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क? आपका बस पासबुक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बैंकिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? टोटल बैंकिंग का यही भारत में क्या है, स्ट्रक्चर है। तो टोटल बैंकों को कितने में बांट देंगे? हाँ शेड्यूल और नॉन शेड्यूल, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल बैंक कितने जिला में? ओकरा से ज्यादा में नहीं जा सकता है वहां पर। शेड्यूल बैंक को कितनी भाग में? कौन कौन? कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव, कमर्शियल और कोऑपरेटिव, अर्बन और रूरल। इसको चौपट किसने किया? आरआरबी। चौपट क्या किया? लोगों को सहूलियत मिला तो वो वहां क्या हो गए, चले गए। लोगों को सहूलियत मिला तो क्या हो गया, चले गए। यहाँ पर आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए कमर्शियल बैंक कितनी भाग में? फॉरेन बैंक, प्राइवेट बैंक, आरआरबी और पब्लिक सेक्टर। फॉरेन बैंक बड़े बड़े बैंक हो जाते हैं। प्राइवेट बैंक में ज्यादातर बड़े प्राइवेट सेक्टर बैंक 1994, आरआरबी 1975। आरआरबी में सब क्वेश्चन पूछता है, जितना आपको पढ़ा है सब पूछेगा। आरआरबी की स्थापना 2 अक्टूबर 1975। किस पंचवर्षीय योजना? 5। किस समिति पर इसकी संख्या रोका? सेंट्रल बैंक का योगदान, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50। प्रवर्तक बैंक, आगे बढ़े सर। सेंट्रल बैंक किस में आता? अरे यार जितने बैंक तुम नाम सुने हो ना सब इसी में आते हैं। नेशनलाइज, पंजाब बैंक नेशनलाइज, सेंट्रल बैंक नेशनलाइज, यूको बैंक नेशनलाइज, और कोई को बैंक है सब जितना है सब। बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज, इंडियन बैंक नेशनलाइज, यूनियन बैंक नेशनलाइज। और कौन बैंक भाई बोलते जाओ?
देना बैंक नेशनलाइज, उसको तो मर्ज कर दिया गया एसबीआई में, वो भी क्या है नेशनलाइज। कैनरा बैंक नेशनलाइज, इंडियन बैंक नेशनलाइज, जितना मार दीजिए क्या है नक्सलाइज नहीं रहे, नेशनलाइज, नक्सलाइट बोला। विजया बैंक मर्ज कर दिया गया है, क्या है नेशनलाइज। ये सब क्या है नेशनलाइज। अरे बेको पूरा लिस्ट दिया हुआ है नेशनलाइज का। हम तो आपको 20 का 20 लिस्ट दे दिए पीडीएफ में, और 20 को मर्ज उज करके कितना बचा है। हाँ, बैंक ऑफ इलाहाबाद नेशनलाइज, क्या है नेशनलाइज है। ये बैंकिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हो गया आपका बैंकिंग स्ट्रक्चर। फॉरेन बैंक विदेशी रहता है सब यहाँ पे, और कुछ प्राइवेट बैंक तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, ये बैंक वो बैंक, ऐसे करके बहुत सारे बैंक। अब ध्यान से देखिए, बैंकिंग खोलने के लिए बहुत भयानक पैसों की जरूरत होती है, और नियम कानून बहुत ज्यादा होते हैं बैंकिंग के, इसलिए बैंक ज्यादा नहीं खुल पाते थे। और बैंक रियल में देखिएगा तो उन्हीं का मदद करता है जो चल रहा है, जो संस्था चल रही है, या जो बिजनेस चल रहा है, या जो अमीर आदमी है। गरीबों का मदद करने से पहले बैंक डरता है। रीजन भी है, डरे क्यों नहीं, क्योंकि अमीरों का कर्जा सरकार माफ करा देती है, और गरीब दे नहीं पाएंगे तो सोच रहा लात खाएगा बैंक, तो कम से कम कोई एक तो रास्ता छोड़ेगा कि नहीं। जिस वजह से गरीब इंसान को पैसे नहीं मिल पाता था, और लोन मिलता भी था तो सोच रहा 15-20 दिन की कागजी कार्रवाई पे मिलता था। तो कुछ ऐसे आरबीआई ने नियम बना दिया कि ऐसी संस्थाएं जो बैंक नहीं हो, नॉन बैंकिंग हो, क्या हो, नॉन बैंकिंग हो, लेकिन पैसे की लेन देन करे। समझ में गया। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी पैसा का लेन देन कर देगा, लेकिन वो बैंक नहीं है। जैसे आप जाइएगा कोई चीज की शॉपिंग करने, फ्रिज खरीदने जाइएगा, एसी खरीदने जाइएगा, तो वहां पे एक कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा रहता है, लाइए नहीं ईएमआई कर देते हैं। कोटक महिंद्रा या ऐसे करके कुछ कुछ देखे होंगे, बजाज फाइनेंस, सबसे तेज घूमता है कौन, बजाज फाइनेंस। अल्लाह क्या है, क्या खरीद के ले जा रहे हैं हम, ईएमआई पे कर देते हैं, 40 रुपए का कफन है। समझा गया। कुछ भी खरीद के ले जाएगा, बहुत तेज वो क्या करता है, फाइनेंस कर देता। ये अच्छी बात है कि नहीं। अब ये बताइए, पहले इंसान, आप देखिएगा जब एनबीएफसी या इस सब लोन का प्रोसीजर नहीं था, तो 2010 से पहले 4 व्हीलर बहुत कम लोगों के पास था, या 1990 के दशक में जब 4 व्हीलर आया था बहुत कम लोगों के पास था। ईएमआई सिस्टम उतना तेज नहीं था। अभी क्या है कि अगर आपको 20 लाख की गाड़ी खरीदनी है, आपके पास 5 लाख रुपया होना चाहिए। 5 लाख आप दीजिए, बाकी का पैसा बैंक देगा। बैंक क्या कहेगा आपको, सिंपल सी बात कि देख भैया 20 लाख की गाड़ी है, तुम दे दे 15 लाख, 5 लाख बच गया कितना, 15, तुम्हारे बदले 15 हम बैंक किसको दे देते हैं, कंपनी को। कंपनी टेंशन फ्री हो गया, कहा कि हमारा यही काम थोड़े है, हमारा काम है बेच दिए, काम खत्म, पैसा लाओ गाड़ी ले जाओ, बस। बीच में हम कुछ नहीं जानते हैं, ईएमआई में हम कुछ नहीं जानते भाई, सर्विसिंग जानते हैं और कुछ नहीं। गाड़ी देखेंगे कि सोचो ईएमआई देखेंगे, तो बैंक वाला बैठल रहता है सब। बैंक कहेगा देखिए गाड़ियां थी 20 लाख की, आप दिए 5, हम अपने जेब से दिए 15, गाड़ी वाला खुश, जिसका शोरूम था खुश, आपको मिल गया गाड़ी, आप खुश, हमरा कौन सी मिल। तो कहेगा देखिए हम आपसे ब्याज लेंगे, इसका 15 लाख के बदले हम आपसे लेंगे आपसे 17 लाख। कितना लेंगे, 17। लेकिन टेंशन मत लीजिए, ये 17 लाख हम आपसे 4 साल में वसूलेंगे, महीने महीने करके। समझ में गया। तो लोग कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, समझे, खुचुर खुचुर दो। समझ आ गया कि नहीं आ गया, किसी को कोई दिक्कत। तो ये बैंक होते हैं। तो बैंक काफी इसमें लफड़ा करते थे। अब बैंक भी क्या करता है कि बड़े बड़े चीजों को क्या करता है, फाइनेंस करता है। बड़े बड़े चीजों को क्या करता है बैंक, क्या करता है, फाइनेंस करेगा बड़े बड़े चीजों को, है ना। छोटी छोटी चीजों को बैंक फाइनेंस नहीं करता है। बड़े बड़े चीज को, जैसे कोई कार खरीद रहा है, घर खरीद रहा है, यहाँ पर अब पता चला कि आप गए हैं खरीदने एक ठो छोट मोट कुछ 10,000 का फ्रिज। समझ में आ गया कि फ्रिज 10-12 हजार का आ जाता होगा। हाँ, अब उसमें सोच रहे हैं कि हमको ईएमआई करने के लिए, तो बैंक करेगा, ओकरा सोच रहा कर्मचारी इतना इतना जगह उसको लिस्टे देना पड़ेगा, डेली डेली आरबीआई पूछेगा समूह को 7 बजे कितना को लोन दिया, कितना पैसा आया। आप देखते हो बैंक 7 बजे तक खुलल रहता है, कौन सवाल पूछता है उनसे,
उस जब तक सवाल का जवाब नहीं देंगे 10 बजा देता है। कभी कभी बैंक देखते होंगे दीपावली या किसी त्योहार के समय रहती है 10 बजे ले खुलल रहता है, आपको नहीं जाने देगा, अंदरवा करते न तो आरबीआई कहता है 1 दिन के अंदर काम खत्म करके दीजिए, समझा गया ना, तो अगले दिन बैंक में मार देंगे ताला। तो जो बैंक में भीड़ ज्यादा होता है ना, वो 2 बजे के बाद शटर बंद कर देता है, कहता है 2 बजे के बाद आदमी ना घुसेगा, जितना घुस चल 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 चल, हाँ बंद कर दिया, क्योंकि उसको पता है कि इतना ना घुसिए जाएगा सिर्फ इसमें कि एक निपटाते 5 बज जाएगा। एसबीआई में पूरा लगा के घुसल रहेगा सब, अगर 5 रुपए का सिक्का रखे जेब में ना तो इसे निशान बन जाएगा 5 रुपए का सिक्का, इतना दाब देगा उसमें और रंग बिरंग का पसीना महकेगा, समझा गया, ऐसा नहीं कहो मोबिल टाइप का महकेगा, खतरनाक एकदम। तो एसबीआई 2 बजे के बाद घुस नहीं दे देता, उसको पता है कि 2 बजे इतना घुसा दिए इसमें कि इन्हीं को निपटाते निपटाते क्या बच जाएगा, 4-5 बज जाएगा, उनको निपटा देता है। देखिएगा कोई चीज लीजिएगा, चेक दिखिएगा या विड्रॉल फॉर्म भरिएगा तो आपको पैसा दे देगा, कोई से कोच नहीं रखता है, देखिए यही में कोचवा क्या करता है, कोच देता है, जब आप लोग चल जाते हैं बंद करे शटर बंद कर, यही में से सब निकालता है, एगो कैशियर अपना पैसा मिला रहा है कि इतना आया इतना गया, कभी कभी बेचारों का घट जाता है तो जेब से मिलाना पड़ता है, हो जाता है कभी कभी हो जाता है, 2-4 हजार घट गया तो अपने जेब से जाता है उन लोग का, तो ये काफी ज्यादा उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो बैंकिंग का प्रोसीजर काफी तगड़ा है, इसलिए आरबीआई ने क्या लाया, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एनबीएफसी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, बैंकों से ज्यादा लोन इन्होंने बांट दिया, एनबीएफसी वाले जो है ना, बैंक से ज्यादा लोन कौन बांटा है, एनबीएफसी वाले बांट दिए हैं। अब वसूलते भी बड़ी खतरनाक है, जान ले लेता है किसी किसी का, तो बाउंसर उनसर मरखा साड़ भेज देता है घरे, आदमी उदमी भेज देता है सब। लॉकडाउन में कई आदमी की सुसाइड कर लिया लोग, इन्हीं कई जो ऐसे थे सब जिन्होंने मतलब अपनी लोन की रिकवरी करने के लिए ऐसा किया था। अब इसमें कई तो फर्जी भी घूमता है सर, इसका भी ध्यान दीजिए, समझ आ गया कि नहीं आ गया। एनबीएफसी जो है आरबीआई इनको भी देखती रहती है, लेकिन कहती है कि आप बैंक नहीं है एनबीएफसी, लेकिन एनबीएफसी का एक लिमिटेड कर दिया ससुरा कि ये काफी लिमिटेड है, और बैंक थोड़ा सा भाई हो गया, आरबीआई पगला गया ससुरा, कहा कि एनबीएफसी एकदम नीचे हो जाता है और बैंक एकदम ऊपर हो जाता है, कोई बीच का भी होना चाहिए, फटाफट काम करे। तो मिनी बैंक का प्रोग्राम लाया, पेमेंट बैंक का, किसका लाया, पेमेंट बैंक का। कौन सा बैंक, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक लाया। जैसे आप सुने होंगे, एक होता है पेटीएम, एक होता है पेटीएम पेमेंट बैंक, सुने हैं, तो वो ससुरा इसी टाइप का है, पेटीएम पेमेंट बैंक। इन लोगों के पास भी ज्यादा दिन तक पैसा होल्ड करने की क्षमता नहीं है, कहता है ज्यादा पैसा रखना है तो कहाँ रखिए, बैंक में। अच्छा ये बताइए, आरबीआई एनबीएफसी और पेमेंट बैंक को खुला छूट क्यों नहीं दे देती है, बैंकों की तरफ पे लेके भाग जाएगा। हाँ, एक ये भी रीजन है, सोचा कब भाग जाएगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि इनका फिजिकल ऑफिस बहुत जगह, पेटीएम का कहीं ऑफिस देखे, कितना लोग देखा है ऑफिस उसका, किधर ऑफिस देखिए, हाँ एक आध जगह मिलेगा आपको, बहुत मुश्किल से मिला होगा। आप भाग गया तो कहाँ खोजिएगा, भाग भी गया, ले भागा नहीं है, चेंज किया होगा बेचारी ऐसे ही डर गई है। देखिए तो ये सब कब भाग गया पता ही नहीं चला, एनबीएफसी वाला भाग पता ही नहीं चला, इसलिए इनको ज्यादा छूट नहीं देती है। दूसरा, जब महंगाई बढ़ेगी या तरलता बढ़ेगी तो मौद्रिक नीतियां केवल और केवल बैंकों पर ही एप्लीकेबल होती हैं। पता चला इन सब को छुट्टा सांड की तरह छूट दे दिया तो पता चला ये सब क्या कर देगा सर, तरलता बढ़ा देगा। सोच रहे आरबीआई के ऊपर कितना प्रेशर है, एगो ससुरा नॉन शेड्यूल को कंट्रोल करना हुआ अलगे, एगो बताइए 4 को जिला में लेके बैठ कौन सी कर रहा है यहाँ पर, अजब टाइप का, जैसे शरीर में कैसे पथरी हो जाता है तो बैंकिंग सेक्टर का ये क्या है, पथरी है, कैल्शियम ऑक्जिलेट, यहाँ पर पथरी का काम कर सकता। पेमेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक सुने, ये पेमेंट बैंक आपका पैसा ज्यादा दिन तक होल्ड नहीं कर सकते। अब पेटीएम इतना फेमस था, इतना ज्यादा था कि इसका फटाक से भर गया, 500 करोड़ की लिमिट भर गई, इसलिए सुने होंगे इस पर काफी विवाद चल रहा था।
और कह रहा है कि हमारा इतना फेमस है कि हमारा पूरा लिमिट भर गया। और हर इंसान चाहता है कि बैंकिंग से ना जोड़ा जाए। जैसे आपका बिजली बिल हर इंसान चाहता है कि पेटीएम से कटा दे, या कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से कटाए। हर इंसान जल्दी बैंक से नहीं कटाना चाहता है। इसे जो आप पेटीएम खाली करेगा तो वो उतने ना खाली करेगा जितना बैंकों में से उठा के किसमें रखे होंगे, पेटीएम ले जाओ, सोचो तू नहीं यहाँ से पूरा, और डायरेक्ट बैंकों में दिया, कहीं जो इधर उधर हुआ पूरा खाली आ देगा। समझ में कि नहीं? तो बताइए, एनबीएफसी एक अलग कॉन्सेप्ट, पेमेंट बैंक एक अलग कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या एनबीएफसी पैसा जमा करने से ज्यादा लोन बांटती है। ये क्या करती है? लोन बांट, और ये पैसा जमा करता है, ज्यादा दिन जमा नहीं कर सकता। पेमेंट बैंक 500 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो फिर आरबीआई चिल्लाने लगेगा इस पे। हाँ, तो एटीएम आएगा क्या? नहीं, एटीएम आ जाएगा उसका, पेटीएम का अपना एटीएम। एटीएम है क्या जी? डेबिट कार्ड है, आपका पैसा निकालने का रास्ता है। समझा गया कि नहीं? क्या चेक जो था ना आदमी भजाता था, मशीन उसी चेक को भजाने लगा, एटीएम हो गया। समझ में गया कि नहीं? क्या प्राइवेट बैंक है बंधन बैंक। बंधन बैंक कैसा है? प्राइवेट, बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। समझ में गया कि नहीं? क्या ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। पोस्ट ऑफिस का भी पेमेंट बैंक है, बढ़िया है भाई। आरबीआई जब मौका दिया है, आप भी खोल दीजिए एगो पेटीएम पेमेंट बैंक। किसी को दिक्कत इतना में? एनबीएफसी समझ में आ गया और पेमेंट बैंक समझ में आ गया। 3 बैंक को आरबीआई ज्यादा वैल्यू नहीं देती है। कौन सा? नॉन शेड्यूल, एनबीएफसी और पेमेंट बैंक। जबकि लोन की सबसे ज्यादा पूर्ति किसने किया? एनबीएफसी। तो अच्छी चीज है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्लास कल समझा देंगे।